हेलो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर हमें बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 के जितने भी रिलेवेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करने हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बेसिकली एक लॉ है जो कि कंज्यूमर को कुछ राइट्स, कुछ पावर्स प्रोवाइड करता है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर के राइट्स को, कंज्यूमर के पावर्स को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि कंज्यूमर को उनके बेस्ट इंटरेस्ट में सर्व किया जा सके। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर हम बेसिकली, जैसा मैंने आपको बताया, सारे रेलिवेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर आता है कि कंज्यूमर है कौन। देखिए, लेमन लैंग्वेज में आप कंज्यूमर बोल देते हैं बेसिकली उस पर्सन को जो भी गुड्स को कंज्यूम करता है, या कस्टमर बोल देते हैं उस पर्सन को जो गुड्स खरीदता है। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कंज्यूमर की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दी गई है। क्या है वो स्पेसिफिक डेफिनेशन, आइए देखते हैं। देखिए, in layman language, customer or consumer includes the person who buys the goods or services and consumes it. However, Consumer Protection Act 1986 defines the consumer as। अब देखिए, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको जो कंज्यूमर की डेफिनेशन लिखनी है वो एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लिखनी है, लेमैन लैंग्वेज नहीं लिखनी। समझ में आई बात। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के हिसाब से कंज्यूमर की डेफिनेशन है क्या। तो देखिए, एनी पर्सन who buy goods for a consideration. It includes any user of such goods with the approval of the buyer, but it does not include a person who obtains goods for resale or any commercial purpose. मतलब समझे इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो गुड्स को खरीदता है फॉर अ कंसिडरेशन। फॉर अ कंसिडरेशन मतलब, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। अब यहाँ पर समथिंग इन रिटर्न क्या है, आप ग्रोसरी की शॉप पे गए, आपने ब्रेड खरीदी, तो ब्रेड आपने ली और आपने उसके बदले में क्या दिया, अमाउंट दिया, मनी पे किया। तो जो मनी आपने पे करी दैट इज नोन एज कंसिडरेशन। तो कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी गुड्स खरीदता है फॉर अ कंसिडरेशन तो उसे कंज्यूमर कहा जाएगा। या अगर कोई व्यक्ति कोई गुड्स को यूज कर रहा है विद द परमिशन ऑफ द कंज्यूमर, मीनिंग देयर बाय, लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैं गिफ्ट शॉप पे गया, मैंने गिफ्ट खरीदा, गिफ्ट खरीद के मैंने अपने फ्रेंड को वो गिफ्ट दे दिया। अब यहाँ पर कंज्यूमर देखा जाए तो देखिए, मैंने पेमेंट करी है फॉर अ कंसिडरेशन, मैंने गिफ्ट लिया, बट उसको यूज कौन कर रहा है, उसको यूज कर रहा है मेरा फ्रेंड। तो मेरा फ्रेंड जो है वो भी क्या कहलाएगा, कंज्यूमर कहलाएगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, आराम से पढ़िए। एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, हु बाय एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन, ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया। इट इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स। इट इंक्लूड एनी यूजर ऑफ सच गुड। मैंने गिफ्ट खरीदा और उसे अपने दोस्त को गिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर मेरा जो दोस्त है वो क्या है, यूजर है, विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। अरे भाई, मैंने गिफ्ट किया है तो ऑब्वियसली मेरा अप्रूवल है ना, यस और नो। तो अगर जरूरी नहीं है, देखिए, अगर आपके पेरेंट्स कोई गुड्स खरीद के लेके आते हैं और उसको आप यूज कर रहे हैं तो आप भी कंज्यूमर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि विद द अप्रूवल ऑफ योर पेरेंट्स, विद द अप्रूवल ऑफ योर बायर, यू आर यूजिंग सच गुड्स। समझ में आई बात। तो कंज्यूमर कौन है, जिसने गुड्स को खरीदा है फॉर अ कंसिडरेशन, और उसके अंदर वो पर्सन भी आएगा जो उन गुड्स को यूज कर रहा है विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। समझ में आ गया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, बट इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पस। इसका मतलब क्या है, बड़े ध्यान से समझिए। सपोज मैं मार्केट से गुड्स लेके आया, कुछ गुड्स लेके आया और मैं उसको रीसेल कर रहा हूँ। सपोज मैं मशीनरी परचेज करके लाया या कैलकुलेटर परचेज करके लाया और मैं उनको आगे मार्केट में रीसेल करता हूँ। बेसिकली मैं डीलर हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेता हूँ और कस्टमर्स को बेचता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर आप समझिए, मैं गुड्स को परचेज कर रहा हूँ फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, यस और नो। तो यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति गुड्स को परचेज करता है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल तो वो कंज्यूमर की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा, या किसी कमर्शियल पर्पस के। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ये कैलकुलेटर है, अब ये मैं कैलकुलेटर परचेज करके लाया और ये मेरे कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, फॉर कोचिंग सेंटर यूज़ हो रहा है। तो इस कैलकुलेटर के अगेंस्ट मैं कंज्यूमर नहीं कहलाता। हाँ, अगर यही कैलकुलेटर मैं अपने घर के यूज़ के लिए लाता, अपने डोमेस्टिक पर्पस के यूज़ के लिए लाता, तो मैं कंज्यूमर कहलाता।
आता, बट अगर इस कैलकुलेटर को मैं अपने इंस्टीट्यूट के यूज के लिए लाया हूं तो इट इज अ कमर्शियल पर्पस एंड आई विल नॉट बी कैटेगराइज्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर। समझ में आती है आपको बात? चलिए कुछ और एग्जांपल देता हूं। देखिए सपोज मिस्टर एक्स जो है वो वेबकैम के मैन्युफैक्चरर हैं। मिस्टर एक्स ने वेबकैम सेल किया मिस्टर ए को। मिस्टर ए डीलर हैं, वेबकैम में डील करते हैं। मिस्टर ए ने उसको आगे सेल किया मिस्टर राम को। तो एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सिर्फ मिस्टर राम जो हैं वो यहाँ पर कंज्यूमर कहलाएंगे, ना कि मिस्टर ए। आप कहेंगे मिस्टर ए ने भी तो मिस्टर एक्स से खरीदा है। जी हाँ खरीदा है, लेकिन उन्होंने फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल खरीदा है, इसलिए मिस्टर ए को हम कंज्यूमर नहीं कहेंगे। ठीक है, कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। समझ में आया? और ये जो है वो कंज्यूमर नहीं है, एज पर नॉट अ कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। समझ में आई बात? देखिए ये समझना क्यों जरूरी है। अच्छा पहली बात, ये कंज्यूमर क्यों नहीं है? क्योंकि गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल। देखिए कंज्यूमर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो बात आएगी सारी बातें कि कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है, तो कंज्यूमर कर सकता है। कल दिन अगर सपोज गुड्स खराब हो जाते हैं, वेबकैम खराब हो जाता है, मिस्टर राम जो है वो कंप्लेन करते हैं मिस्टर ए को, मिस्टर ए कंप्लेन करते हैं मिस्टर एक्स को, और मिस्टर एक्स सुनने से मना कर देगा, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो क्या मिस्टर राम मिस्टर एक्स पे केस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंज्यूमर ही नहीं है। सिर्फ कंज्यूमर कैन फाइल द कंप्लेन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मिस्टर ए क्यों कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते मिस्टर एक्स पे? क्योंकि वो कंज्यूमर ही नहीं है एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बट मिस्टर राम क्यों फाइल कर सकते हैं केस मिस्टर एक्स पे, या मिस्टर ए पे भी कर सकते हैं मिस्टर राम। क्यों? क्योंकि वो कंज्यूमर हैं एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो देखिए जरा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, सपोज आफ्टर 3 months वेबकैम बिकम्स यूजलेस, वेदर मिस्टर ए कैन फाइल कंप्लेन ऑन मिस्टर एक्स। क्या मिस्टर ए मिस्टर एक्स पे फाइल कर सकते हैं केस? सो आंसर इज नो, बिकॉज, प्लीज इसे नोट डाउन करिए सब, एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 मिस्टर ए इज नॉट अ कंज्यूमर बिकॉज he has not bought the goods for, because ऐसे लिखे, because he has bought the goods for रीसेल पर्पस। उन्होंने जो है गुड्स को परचेज किया है किस पर्पस से? रीसेल पर्पस से। ठीक है, तो ये रीजन होगा। क्या मिस्टर राम कैन फाइल द कंप्लेन ऑन मिस्टर ए और मिस्टर एक्स? यस, बिकॉज मिस्टर राम is consumer as per consumer protection, क्योंकि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से कंज्यूमर हैं। प्रोटेक्शन एक्ट 1986। समझ में आया? तो ये कौन कंज्यूमर है और कौन कंज्यूमर नहीं है, इसके स्टडी से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। आइए अब दोबारा पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। बट इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल और एनी कमर्शियल पर्पस। देखिए मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं कैलकुलेटर परचेज करके लाया चंदन पोद्दार के नाम पे, अपने नाम पे, पर्सनल नाम पे, तो इट्स नॉट फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पस। बट अगर मैं कैलकुलेटर परचेज करके लाया ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी के नाम पर या ई स्कॉलर्स के नाम पर, देन इट्स अ कमर्शियल पर्पस। अगर वो कैलकुलेटर खराब हो जाता है तो मैं कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो रीसेल पर्पस के लिए या कमर्शियल पर्पस के लिए गुड्स परचेज करते हैं उनके लिए एक सेपरेट लॉ है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो आप नेक्स्ट लेवल पे, हायर लेवल पे स्टडी करेंगे। जो
कंज्यूमर्स हैं उनके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। अगर कोई गुड्स को परचेज करता है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल या कमर्शियल यूज के लिए, तो वो इस एक्ट के अंदर कवर अप नहीं होता, उनके लिए अलग कानून है जिसका नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। हमारा जो सिलेबस है वो रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तक, इसलिए हमें उस चीज को कंसिडर बिल्कुल भी नहीं करना। समझ में आया? तो याद रखिए ये डेफिनेशन एज इट इज याद रखनी, और समझ में आई गई आपको तो आधी याद भी हो गई। कोई भी एनी पर्सन हु बाइज गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन, इट इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स विद द अप्रूवल ऑफ द बायर, बट इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पस। समझ में आया? अब सेम चीज सर्विसेज के लिए है। आप देखिए, एनी पर्सन हु अवेल एनी सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, इट इंक्लूड्स एनी बेनिफिशियरी ऑफ सच सर्विस, बट इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु अवेल सच सर्विस फॉर एनी कमर्शियल यूज। अगर कमर्शियल यूज के लिए, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने फ्लाइट की टिकट्स बुक करवाई एंड दैट इज फॉर माय पर्सनल यूज, मेरा पर्सनल टूर था। उसमें अगर मुझे फ्लाइट से कुछ भी कंप्लेन है तो आई कैन फाइल अ सूट एंड आई कैन क्लेम द कंपनसेशन। बट अगर मेरा वो ऑफिशियल ट्रिप है, मुझे ऑफिशियल मीटिंग के लिए जाना था, वो मेरे इंस्टीट्यूट के नाम पे टिकट्स बुक हुई हैं, उसकी बिलिंग उस नाम पे हुई है, तो उस केस के अंदर अगर फ्लाइट डिले हो जाती है, समथिंग लाइक दैट कुछ हो जाता है, तो आई कैन नॉट फाइल अ कंप्लेन बिकॉज वो सर्विसेज मैंने लिए हैं कमर्शियल पर्पस के लिए। एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मैं अगर कमर्शियल पर्पस के लिए कोई भी सर्विसेज ले रहा हूं, उसमें कोई भी डेफिशिएंसी आ जाती है तो मैं कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता। हाँ, वही चीज पर्सनल पर्पस के लिए आई कैन फाइल द कंप्लेन। समझ में आया? एक और एग्जांपल दे दूं आपको छोटा सा। मैंने सपोज एसी की सर्विस करवाई अपने घर की, उसमें कोई डेफिशिएंसी, अर्बन क्लैब से बुलाया था, एसी की सर्विस करवाई, कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आई, तो वेदर आई कैन फाइल द कंप्लेन? यस, आई कैन फाइल द कंप्लेन। बट अगर वही अर्बन क्लैब से मैंने एसी सर्विस के लिए, अपने ऑफिस की एसी सर्विस के लिए क्या बोलते हैं, किसी को अपॉइंट किया एंड बुलाया, उसमें कोई प्रॉब्लम आई, तो वेदर आई कैन फाइल अ कंप्लेन इन केस ऑफ एनी डेफिशिएंसी इन सर्विसेज? नो। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऑफिस में एसी की सर्विसेज के लिए किसी पर्सन को हायर कर रहा हूँ फ्रॉम अर्बन क्लैब, तो दैट इज फॉर कमर्शियल पर्पस एंड इन दैट केस आई एम नॉट अंडर द कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर। उम्मीद करता हूं आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई। एक बार ये सारा जो एनालिसिस मैंने आपको प्रोवाइड किया है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। देख सकते हैं इसके नीचे ही एनालिसिस आपके पास है, एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन। देख रहे हैं आप? एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन ABCD 4 पॉइंट्स हैं। जो बातें मैंने आपको बताई हैं वही इसके अंदर सारी की सारी समझाई गई हैं। एक बार इसको रीड कर लीजिए। थैंक यू।